हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर्स टॉप। सो गाइस, आज से हम जो है माइंड मैप के इंडस्ट्रियल रिलेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो टोटल जो माइंड मैप आएंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन के वो 4 to 5 आएंगे और हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम 5 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो फर्स्ट है तो इस वजह से हम बेसिक्स को कवर करेंगे। बेसिक्स का मतलब ये नहीं है कि आप सोचिए कि छोड़ देते हैं चीज़ों को, क्योंकि अगर आप MCQs प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि बेसिक जो एक अप्रोच है, क्या स्कोप है, क्या नेचर है, क्या फैक्टर्स है, एवोल्यूशन कैसे हुआ इंडस्ट्रियल रिलेशंस का, इन सारी चीज़ों से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिलेशंस की शुरुआत करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मीनिंग और कंसेप्ट इंडस्ट्रियल रिलेशंस से क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम मीनिंग की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे आप क्या वर्ड देख रहे हैं, रिलेशंस। रिलेशंस क्या होता है, मतलब कि 2 या 3 या फिर कितने सारे लोगों के बीच में किस तरीके के रिलेशन है, किस तरीके की एंगेजमेंट्स हैं, ठीक है। तो रिलेशन से ये समझ आया। तो यहाँ पे जो हम रिलेशनशिप देखेंगे, अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो सबसे पहले हम एक बॉडी को लेके चलेंगे, दैट इज बिजनेस इंटरप्राइज, ठीक है। अब जो बिजनेस इंटरप्राइजेस है उनके किस किस से रिलेशंस है वो देखे जाएंगे। और यहाँ पे रिलेशंस जो होंगे वो, इसका मतलब ये नहीं कि एक तरीके का रिलेशन है, यहाँ पे बहुत तरीके के रिलेशंस होंगे। वो कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं, कोऑपरेशन के भी हो सकते हैं, या फिर एक दूसरे के साथ देने के भी हो सकते हैं। तो रिलेशंस की कैटेगरी के अंदर वेरियस जो नेचर्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो बिजनेस इंटरप्राइजेस है उसका रिलेशन सबसे पहले किससे, वर्कर्स से। क्योंकि ये देखिए कि जो वर्कर्स है वो मेन यूनिट है किसी भी इंटरप्राइज की। अगर वर्कर्स नहीं होंगे तो वो इंटरप्राइज चल ही नहीं सकता। तो सबसे पहले वर्कर्स, उसके बाद स्टेट। स्टेट का क्या मतलब है यहाँ पे, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की क्या चीज़ें यूज़ होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस किस तरीके से ला रहे हैं, बिजनेस इंटरप्राइज के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, कौन सा बिजनेस इंटरप्राइज ग्रो हो रहा है तो वो इकोनॉमी के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो उनके रिलेशंस किस तरीके से हैं। उसके बाद में कस्टमर्स के, कस्टमर्स को वो किस तरीके का प्रोडक्ट जो है वो अवेल कर पा रहे हैं, कस्टमर्स क्या उनसे सेटिस्फाई हैं या नहीं है, या फिर पब्लिक डीलिंग्स किस तरीके से की जा रही हैं। एंड लास्ट में क्या हो गया आपका पब्लिक। तो ये चारों और जो बिजनेस इंटरप्राइजेस होते हैं उनके बीच के रिलेशंस को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो बात की हमने थोड़े ब्रॉड लेवल पे की, अब आ जाते हैं थोड़े नैरो लेवल पे और कुछ जो स्पेसिफिक फैक्टर्स है या फिर जो कंट्रीब्यूटर होते हैं बिजनेस इंटरप्राइज में या इंडस्ट्रीज के अंदर, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे एम्प्लॉयर्स को और एम्प्लॉय को। तो एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय कंपनी का, उसके बीच में किस तरीके के रिलेशंस है, क्या वो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बेस पे चल रहे हैं या नहीं चल पा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग उनका नेचर है या नहीं है, जो हम आगे अप्रोचेस में देखेंगे, ये हो गया। उसके बाद आ जाएगा ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट के अंदर। आप ये देखिए कि अगर मैनेजमेंट जो है वो अच्छी तरीके से अपना काम कर रही है तो क्या वर्कर्स को जरूरत पड़ेगी कि वो ट्रेड यूनियन को जाके अप्रोच करे। उसके बाद स्ट्राइक्स हो, डिस्प्यूट्स हो, लॉकआउट्स हो, कोई डिस्प्यूट बॉडी के पास जा रहे हैं, उसमें फिर डिसीजंस दिए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट किस तरीके से मिलकर काम करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स एंड एज वेल एज द एंटरप्राइज के गुडनेस के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लास्ट वर्कर्स एंड यूनियन के बारे में, कि वर्कर्स और जो यूनियंस है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब आपको ये लगेगा कि यूनियन तो वर्कर्स के लिए काम करेगा, तो उनमें क्या रिलेशन, यहाँ पे रिलेशन मेंटेन करता है कि यूनियन जो है वो कितनी एथिकली, कितनी मोरल्स के साथ जो है वो अपना काम कर रहा है, वर्कर्स के वेलफेयर ही उनका जो है वो मोटिव है, या फिर जो यूनियन है वो उनको पागल बना रहा है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई आपका मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, जिसमें आपको फर्स्ट टॉपिक कवर होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वो देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ IR, मतलब कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो था वो हमारी कंट्री के अंदर कैसे आया, ठीक है। तो इसको हम जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट क्या हो गया आपका इनिशियल पीरियड हो गया, सेकंड जो हो गया आपका प्रोग्रेसिव स्टेज हो गया, प्रोग्रेसिव पीरियड हो गया, एंड लास्ट आ गया पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। यहाँ पे जो है, जो सबसे पहले हम इनिशियल स्टेज को देखते हैं, तो इनिशियल स्टेज जो होगी वो 1850 से लेकर 1918 तक रहेगी। 1918 में क्या हुआ था, गांधी जी का आना, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आना, उससे पहले क्या सिनेरियो था वो देखते हैं, ठीक है। तो आप जो देखेंगे यहाँ पे, अगर हम इनिशियल और पीरियड ऑफ प्रोग्रेस को देखते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आप लेके चलेंगे अपने फ्रीडम स्ट्रगल से मेंटेन करके, चीज़ों को रिलेट करके। तो हमने क्या देखा था कि जो एलियन रूल आया था हमारी कंट्री के अंदर वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था नेचर में। एग्रेसिवनेस से क्या मतलब है कि वो जो चाहता था सिर्फ अपना फ़ायदा चाहता था। हमने हर जगह देखा कि किस तरीके से जो फैक्ट्रीज हुआ करती थी उनका लिविंग स्टैंडर्ड वर्कर्स का कितना खराब हुआ करता था, उनसे दिन रात काम कराया जाता था, उनको अच्छी तरीके से वेजेस भी प्रोवाइड नहीं की जाया करती थी, और उसी के साथ जितना भी हुआ करता था प्रॉफिटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब कि इंडस्ट्री कौन सी, ब्रिटिश इंडस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ से जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी इनिशियल की 1850 से 1918 के बीच में, ठीक है।
यहाँ पे जो 1850 से शुरुआत हुई थी उसको हम इंडियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम देंगे, क्योंकि ब्रिटेन में तो पहले भी आ चुका था, बट ब्रिटेन में जब वो चीज़ पीक पे पहुंच गई तो वो क्या हो गया, इंडियन वे में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे शुरुआत करेंगे 1853 से, जो कि इनिशियल पीरियड के अंदर आए, जिसमें कि कॉटन मिल जो है वो मुंबई के अंदर डेवलप हुई। ठीक है, ये जो है हमने अपने फ्रीडम स्ट्रगल में भी पढ़ा है और हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि सबसे पहले कौन सी आई थी, कॉटन मिल आई थी मुंबई के अंदर, और फिर 1855 के अंदर जूट मिल का आई थी, कलकत्ता के अंदर आई थी। कोलकाता के अंदर क्यों आई थी, क्योंकि वहां पे पानी जो था वो ज़्यादा मिलता था, और हमें पता है कि पानी के पास क्या होते हैं, जूट की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कि जब हमने देखा कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो थे वो आए, जितना भी वर्कर्स थे उनका शोषण होना शुरू हो गया, उनका एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हुआ, तो उसके बाद डिमांड्स बनने लगी कि भाई आप जो है इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, मेन जो फैक्टर्स थे कि जिसकी वजह से जो है इंडस्ट्रीज के जो वर्कर्स थे उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ करता था, जिसमें सबसे पहले क्या था कि जो एलियन रूल था वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। वहीं पे जो हमारे नेटिव कैपिटलिस्ट हुआ करते थे, मतलब कि यहाँ की जो कंपनीज हुआ करती थी या फिर जो इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, ये मैं आपको दोनों टाइम पीरियड की बात बता रही हूँ, तो वो क्या कहती थी कि एक कंफ्यूजन के स्टेज में रहा करती थी। उनको नहीं पता था कि मतलब उनको किस तरीके से आगे प्रोग्रेसिव स्टेज में लेके जाना है, उनको ब्रिटिशर्स के साथ मिलके चलना है या उनको अलग से करना है। दूसरी चीज़ जो थी वो थी कि गांधीज़म जो आए थे वो एक हार्मनी का रिलेशन जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ स्टार्टिंग में मेंटेन करना चाहते थे, वो क्लास स्ट्रगल पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। जो लेफ्टिस्ट कैटेगरी ऑफ लीडर्स थे वो बहुत बाद में आए थे, जबकि पहले जो इंडियन कांग्रेस के मेंबर्स थे वो क्या हुआ करते थे, हमने पढ़ा है कि पिटिशंस के थ्रू, एप्लीकेशंस के थ्रू, रिक्वेस्ट के थ्रू करते थे। तो वो क्लास जो हुआ करता था, क्लास स्ट्रगल था, उसके ऊपर इतना ज़्यादा डोमिनेंस नहीं रखते थे, और वहीं से इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो थे वो खराब होने शुरू हो गए थे इंडिया के अंदर। ठीक है, अब जो आते हैं वो ये देख लिया, बट हमने डिमांड्स हुई धीरे धीरे कि हाँ भाई जब फैक्ट्रीज एक्ट 1853 में जो है कॉटन मिल आ गई है, जूट मिल आ गई है, तो उसके बाद फिर 1881 के अंदर फैक्ट्रीज एक्ट को इनेक्ट किया गया। फैक्ट्रीज एक्ट जो है उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी, वो मैं मॉडर्न इंडिया के अंदर करूंगी, और उसी के अंदर जो वर्कर्स मूवमेंट है उनको भी मैं डिटेल में करूंगी। बट अगर आप अभी देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी कि मैंने वर्कर्स मूवमेंट के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज पीरियड ऑफ प्रोग्रेस। पीरियड ऑफ प्रोग्रेस क्या हो गया, 1919 से 1947 जब हमको इंडिपेंडेंस मिली उस टाइम पीरियड तक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया था कि लोग जो थे वो अपने राइट्स के लिए अवेयर हो गए थे। क्यों हो चुके थे, क्योंकि इंटेलेक्चुअल जो एक इंटेलिजेंसिया हुआ था ना वो आ चुका था, मिडिल क्लास जो थी वो अवेयर हो चुकी थी, एजुकेशन का डेवलपमेंट हो चुका था, वर्कर्स जो थे उनको पता चल चुका था कि हमारे रूल्स रेगुलेशंस क्या है, क्या लॉज हैं, क्या लेजिस्लेशंस है। अब उन्होंने जो है हड़ताल करना बंद कर दिया था इस तरीके से डायरेक्टली, और वो क्या करने लगे थे, लेजिस्लेशंस का फायदा उठाने लग गए थे। ठीक है, मतलब लेजिस्लेशन कैसे कि अगर उनको, जैसे आप पीजेंट्स मूवमेंट को ही देखें, कितनी पीजेंट मूवमेंट्स क्या हुआ करती थी कि वो ऐसे कोई वॉयलेंस मेथड यूज नहीं करते थे, नॉर्मली बैठते थे, लेजिस्लेशन का फायदा उठाया करते थे, उसको यूज करते थे और अपने राइट्स को ले लिया करते थे। ठीक है, उसी तरीके से क्या हुआ, स्ट्राइक्स और जो डिस्प्यूट्स थे वो वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में शुरू हो गए, क्योंकि लोगों को अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस हो गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जब स्ट्राइक एंड डिस्प्यूट एंड वर्कर्स एंड मैनेजमेंट की बात आई, तो जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके बीच भी एक जागरूकता आई कि हाँ अब हमें इनके लिए काम करना चाहिए, और उन्होंने इसी चीज़ से शुरुआत की। और शुरुआत के तौर पे क्या हुआ, बाद में क्या बनी, हालांकि इस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगा बनने में, क्योंकि आप ये देखिए कि जितनी सारी जो एक्ट है वो 1947 में 46 के टाइम पीरियड में आ रही है, तो जो था टाइम लगा, बट प्री इंडिपेंडेंस के पीरियड में ये सारी चीज़ें आ गई थी, जैसे कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1947 की, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट आ गया, बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट आ गई, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आ गई। उसी के बाद जो है जबकि इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी और अच्छी तरीके से जो है एक क्लास मूवमेंट शुरू हो चुकी थी, क्लासेस जो थी वो अवेयर हो चुकी थी अपने राइट्स को लेके, तो स्प्लिट हुआ AITUC को, और उसी के साथ NINTUC का फॉर्मेशन हो गया, जो कि मैंने डिटेल वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, ये हुआ हमारा सेकेंड टॉपिक, और लास्ट आया यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब क्या बात हुई कि आपने एक चीज़ देखी होगी कि ये जो ट्रेड यूनियन एक्ट जो 1947 की, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट 1946 के, इसको हम अब तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो चीज़ें इतनी ही ख़राब थी, ब्रिटिशर्स इतने ही ख़राब थे, तो उनके यूनियन एक्ट्स को हम अब तक क्यों पढ़ रहे हैं, अब तक हमने क्यों उसको मेंटेन कर रखा है। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो उस टाइम पीरियड के बाद जो है इंडिया सोशली, इकोनॉमिकली और जो जियोग्राफिकली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो नए लेजिस्लेशंस को बना सके, तो उन्होंने धीरे धीरे जो है उसको
चलाते रहे जब 1966 के अंदर जो है लेबर कोड बना, लेबर कमीशन बना, नेशनल लेबर कमीशन, उसके बाद जो है वो डेवलपमेंट शुरू हुई और ज़्यादा से ज़्यादा लेजिस्लेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में बनाई गई। ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब आते हैं फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें आती है। ठीक है, फीचर्स का तो यही मतलब होता है। तो सबसे पहले एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की रिलेशनशिप, कि एक एम्प्लॉयर है एक एम्प्लॉय है, वो किस तरीके से रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हैं, क्या वो एक दूसरे की चीज़ों को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, जिनको हम अप्रोचेस के अंदर डिस्कस करेंगे, एक दूसरे का मिलकर साथ दे रहे हैं इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए। ये सारा क्या हो गया आपका एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के अंदर आ गया। सेकेंड क्या आ गया, कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। ये जो कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन कि वर्कर्स जो हैं और जो मैनेजमेंट है या फिर जो एम्प्लॉयर है, वो कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हो सकते हैं जिसमें बहुत अच्छी तरीके से कोऑपरेट करके चल रहे हैं और इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हो रही है, बट कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए। मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय है, उसी के राइट्स जो हैं उनको नहीं फॉलो किया जा रहा, उनको वेलफेयर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, या फिर जो एम्प्लॉयर है वो जो काम बता रहा है एम्प्लॉय को वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहे, तो ये क्या हो गया आपके कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन के अंदर आ गए। फिर आ जाता है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हाथ से जो प्रोडक्ट्स है वो बनते रहेंगे, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन टाइम के साथ होना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और वो एक फीचर इंडस्ट्रियल रिलेशंस का हो जाता है। और उसके बाद सरकार जो है वो किस तरीके के रूल्स बना रही है, किस तरीके के रेगुलेशन, लॉज एंड एग्रीमेंट्स बना रही है, ये सारे आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ मैं मेंशन कर दूँ कि ये जो बोर्ड है, इसकी अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है देखने में, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर जो है इसकी पिक पोस्ट कर दूँगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट देखते हैं यहाँ पे फैक्टर्स एंड नेचर ऑफ IR, उसके बाद उस वाले बोर्ड पे चलेंगे और अप्रोचेस जो कि मेन कंटेंट है आज का उसको देखेंगे। तो फैक्टर्स और नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स के अंदर क्या आते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती है। देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होते हैं, आप अभी करंट अफेयर में पढ़ते होंगे, बार बार कहते हैं कि गवर्नमेंट ने ये वाले रूल्स रेगुलेशंस निकाले हैं ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़े, इन्वेस्टर्स जो हैं वो आए, FDI आए। तो ये क्या होती है, बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल के अंदर आती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज को बूम अप मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में आता है कि कैपिटलिज्म है या फिर सोशलिज्म है किसी कंट्री के अंदर, क्योंकि अगर कैपिटलिज्म होगा तो ऑब्वियसली बात है कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसी की डेवलपमेंट हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर बात हो रही है। और सोशलिज्म में क्या हो रहा है कि हर किसी के वेलफेयर की बात की जा रही है। और नेक्स्ट एंड लास्ट यहाँ पे क्या आ जाता है, टेक्नोलॉजिकल, जो कि आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड हो जाते हैं कि किस तरीके से जो प्रोडक्शन है वो लिंक होता है टेक्नोलॉजी सेक्टर से और जो इंडस्ट्रीज है उनको बढ़ाया जा रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव इज अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक है, तो अप्रोचेस के अंदर जो है हम 6 चीज़ें जो हैं उनको देखेंगे। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले आता है आपका साइकोलॉजिकल अप्रोच, फिर उसके बाद आता है सोशियोलॉजिकल, ह्यूमन रिलेशंस, गांधीयन, सोशियो एथिकल एंड सिस्टम अप्रोच। ठीक है, तो ये जो है आपके हो गए 6 हो गए। अब हम इनको डिटेल में देखेंगे। डिटेल जो है वो मैं पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ, माइंड मैप किस लिए, आपके रिविजन के लिए। ठीक है, पर एक्सप्लेनेशन मैं आपको इसमें कंप्लीट दूंगी। तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल के अंदर देखते हैं, स्टडिंग डिफरेंसेस बिटवीन द इशू परसेप्शन एंड द सिचुएशन। तो आपको इतना समझ आया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब मैं आपको एक बात बोल रही हूँ, जैसे कि एक वो कहते हैं ना एक ग्लास होता है, तो क्या होता है कि वो आधा भरा हुआ है, तो मैं कह रही हूँ वो आधा भरा हुआ है, आप कह रहे हो वो आधा खाली है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, चीज़ तो सेम है, हम एक ही बात बोल रहे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, अलग तरीके से परसीव कर रहे हैं चीज़ों को। तो ये क्या हो गई, हम दोनों की साइकोलॉजी हो गई कि आप किस तरीके से चीज़ को सोच रहे हैं और मैं किस तरीके से चीज़ को सोच रही हूँ। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो डिफरेंसेस होते हैं, अब ये डिफरेंसेस जो होते हैं वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, मैनेजमेंट यूनियंस के बीच में, गवर्नमेंट मैनेजमेंट के बीच में, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे बेसिकली साइकोलॉजिकल अप्रोच के अंदर कहा जाता है कि अगर हमें अपनी इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अच्छा करना है, डेवलप करना है, तो हमें साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस को पढ़ना है, उन्हें समझना है और फिर उसे सोल्व करना है। दैट इज आपका क्या, साइकोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है, सेकेंड आती है सोशियोलॉजिकल। देखिए सोशियोलॉजिकल क्या होता है, जब हम ओवरऑल कई चीज़ों को लेकर चलते होते हैं ना सोसाइटी में, जब आप निकलते हो तो आप कई सारी चीज़ों को देखते हैं कि ऐसा ये फुलफिल हो रहा है, ये फुलफिल हो रहा है। तो सोशियोलॉजिकल अप्रोच के अंदर क्या होता है बेसिकली कि इंडस्ट्री कौन से एरिया के अंदर है, किस तरीके की वो इंडस्ट्री है या फिर किस तरीके का वो काम कर रही है, उस इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स है। सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर क्या आते हैं कि वैल्यू सबसे पहले देखी जाती है। वैल्यूज़ का क्या मतलब है कि देखिए मैंने आपको जो
एक बताया था वेलफेयर की थ्योरी बताई थी, उसमें मैंने आपको रिलीजियस थ्योरी बताई थी, जिसमें मैंने आपको क्या कहा था कि कुछ लोग जो हैं एम्प्लॉयर अच्छा क्यों करते हैं अपने एम्प्लॉय के साथ, क्योंकि उनके मन में एक डर होता है कि हमको बाद में पाप ना लग जाए, ठीक है, हमारे साथ बुरा होगा अगर आज हम इसके साथ बुरा करेंगे। तो ये क्या हो गई, वैल्यूज हो गई जिसके ऊपर एक सोसाइटी चलती है। उसके बाद आ गए नॉर्म्स, कि किसी सोसाइटी के अंदर क्या नॉर्म्स है, क्या रूल्स रेगुलेशंस है, कस्टम्स क्या है और एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड यहाँ पे कैसा कि वर्कर्स अगर आपको इस एरिया में देखने को मिले, जैसे कुछ एरिया होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं कि हाँ भाई इनको तो लेना ही अच्छे से इनका एटीट्यूड रहेगा, कुछ ईमानदार होते हैं, कुछ थोड़े से ढीले हो जाते हैं, तो इस तरीके के एटीट्यूड्स हो गए। उसी के साथ बिहेवियर पैटर्न जो है वो किस तरीके का है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों में, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके सोशियोलॉजिकल। नेक्स्ट आ जाता है डेट इज ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिलेशन के अंदर जो है वो देखा जाता है कि ह्यूमन का बिहेवियर क्या है। यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर का क्या मतलब है कि देखिए, एक जो है मैं हूँ और एक कोई और पर्सन है, वो दोनों एक ही एस्टेब्लिशमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। मेरा बिहेवियर ये है कि मैं 9 बजे आई हूँ तो मैं 9:05 से अपना जो भी ड्रेस कोड है वो लेके और काम करने में लग जाऊंगी और 5 बजे अपना काम करके चली जाऊंगी, ठीक है। वहीं पे कोई और पर्सन है, वो क्या करेगा कि 9 बजे आएगा, 10 बजे तक थोड़ा इधर उधर घूमेगा, थोड़ा थोड़ा काम करेगा, 4 बजे सोचेगा कि घर निकल जाऊँ। तो ये क्या हो गया, ह्यूमन बिहेवियर हो गया कि मेरा अलग है और दूसरे पर्सन का अलग हो गया। तो यहाँ पे ह्यूमन रिलेशंस में क्या होता है कि अंडरस्टैंड करना पहले कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है और फिर उस पर्सन के बिहेवियर को रिकॉग्नाइज करके उसके साथ वैसे ही तरीके से डील करना ताकि वो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए काम कर सके। उसी के बाद यहाँ पे इंप्रूव मोरल एफिशिएंसी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। अब यहाँ पे मोरल एफिशिएंसी को भी मेंटेन करना जरूरी है। मोरल एफिशिएंसी किसकी, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों की। एम्प्लॉयर की क्या मोरल एफिशिएंसी हो सकती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, और जो एम्प्लॉयज़ है उनकी मोरल एफिशिएंसी क्या हो गई कि वो अपनी कंपनी के लिए कितने लॉयल है, कितनी ऑनेस्टी से वो काम करते हैं, ठीक है। और जॉब सेटिस्फैक्शन देना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर जॉब सेटिस्फैक्शन किसी पर्सन के पास नहीं होगा तो क्या वो प्रोडक्टिविटी कर सकता है। हमने लेबर लॉस के अंदर, सोशल सिक्योरिटी के अंदर अच्छे से पढ़ी है चीजें। तो जॉब सेटिस्फैक्शन होना बहुत जरूरी है, तभी पर्सन जो है वो अपनी पूरी तरीके से प्रोडक्टिविटी ला सकता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक नीड्स, और यहाँ पे एम्प्लॉय जो होता है उसकी बेसिक नीड को समझना कि वो किस तरीके से काम करता है और क्या उसकी नीड्स है, अगर वो फुलफिल हो रही है तो वो अच्छे से काम करेगा। ये आपके ह्यूमन रिलेशंस के अंदर आ गया। नेक्स्ट आता है गांधीयन। अब गांधी जी क्या कहा करते थे, मिलजुल के रहो, मिलजुल के रहो। यही क्या हो गई, गांधीयन अप्रोच हो गई। यहाँ पे उन्होंने कहा कि जब तक आप वर्कर्स को मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, अब यहाँ पे आप किसको याद कीजिए डीपी एसपी को, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें भी गांधीयन फिलोसफी जो थी, गांधीयन जो प्रिंसिपल्स थे उसके अंदर हमने क्या कहा था कि वर्कर्स को मैनेजमेंट के अंदर लो इंडस्ट्री के, तो यही जो थी गांधीयन अप्रोच थी। उन्होंने कहा था कि वर्कर्स जो है उनको जब आप इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में लेंगे तो उनको एक वैल्यूड फील होगा, उनको एक प्राउड मोमेंट होगा कि हाँ भाई हमें भी फैमिली मेंबर समझा जाता है और हमें भी वैल्यू दी जाती है, और वो ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक इंडिविजुअल चीज़ नहीं होती, सब मिलकर काम करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है सोशियो एथिकल, जिसमें कि लेबर एंड मैनेजमेंट रियलाइजिंग द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो है ये ह्यूमन रिलेशन से मिलता जुलता ही है कि इसके अंदर ये है कि अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपके कुछ मोरल ड्यूटीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं आपके वर्क के जिनको आप फुलफिल कर रहे हैं एज एन एम्प्लॉय, एज एन एम्प्लॉयर दोनों, ठीक है, सोशल कल्चर को लेके। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट आता है यहाँ पे सिस्टम। सिस्टम जो है ये वाला पॉइंट आपको प्रीलिम्स के लिए और ज़्यादा अच्छे से याद रखना है कि जॉन डनलप जो थे उन्होंने सिस्टम अप्रोच को शुरू किया था या फिर बनाया था। इसमें एक आ गया कि देखिए जो इंडस्ट्री है वो एक खाली इंडिविजुअल से या फिर 2 इंडिविजुअल से नहीं बन सकती। यहाँ पे डिफरेंट लोग आएंगे, मिलेंगे, काम करेंगे और उससे एक इंडस्ट्री बनेगी और फिर एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस बनेगी। तो जॉन डनलप ने इसके अंदर 3 चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया। फर्स्ट इज एक्टर, सेकंड इज कॉन्टेक्स्ट एंड थर्ड इज आइडियोलॉजी। एक्टर में क्या हो गए, आपका एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट हो गई, फिर उसी के साथ ट्रेड यूनियंस हो गए, तो ये सारे मिलके आ रहे हैं, मतलब कि बेसिक क्या हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, कस्टमर्स जो हैं ये हो गए, ये सारी चीजें मिलके क्या बनाएंगे, एक्टर बनेंगे। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि किस तरीके से जो है आप मोरल एफिशिएंसीज के साथ उन चीजों को कर रहे हैं। एंड लास्ट इज आइडियोलॉजी कि आपका आइडियोलॉजी ऑफ वर्क क्या है या फिर आप किस तरीके से वेलफेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तीनों जब चीजें मिलती हैं तो वो क्या बनती है, बाइंड्स IR टुगेदर, मतलब कि इंडस्ट्रियल रिलेशन को एक साथ करते हैं, ठीक है।
तो इस वीडियो में आपने देखा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन का हमने पहले कंसेप्ट एंड मीनिंग देखे, फिर एवोल्यूशन देखा, फीचर्स देखे, नेचर देखा एंड लास्ट इज अप्रोचेस टू आईआर। और ये यहाँ पे आप देखिए कि हमने 40% जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है उसको ख़त्म कर लिया सिर्फ एक इस वीडियो में। आगे जो है वो 3 से 4 वीडियोस इंडस्ट्रियल रिलेशन की आएगी, देन आपका टॉपिक जो है वो पूरा कवर हो जाएगा। गाइस थोड़ा सा मेरे को भी टाइम की प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से मैं वीडियोस कम ला पा रही हूँ, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकूँ। तो अभी जो वीडियोस आएंगी वो माइंड मैप्स और एमसीक्यूज आएंगे, ताकि इस स्टेज पे आके इसी की आपको ज़रूरत है और आप अच्छे से रिवीजन कर सके। एक चीज़ मैं न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए कहना चाहती हूँ कि आप मुझे कहते हैं कि मैम इस चीज़ की वीडियो बना दीजिए, तो पहले आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको 99.9% वीडियोज़ जो हैं वो मिलेंगी। अगर आपको नहीं मिलती हैं देन आप मुझे रिक्वेस्ट कीजिए, मुझे लगेगा कि हाँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, या फिर आपको कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई कर दूंगी कि वो ज़रूरी है या नहीं है। तो पहले एक बार चेक कीजिए, फिर उसके बाद जो है कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।